मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पेंडोरा पेपर्स को लेकर। पनामा लीक्स का आपने सबने सुना, सन 2016 में तफसीलात सामने आई और उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस पर तवज्जो दी गई और फोकस तौर पर तहकीकात हुई वो नवाज शरीफ साहब, और कहा यह गया कि जी करप्ट हैं और करप्ट आपका ये लूटा हुआ माल है जो सारा आपने जाके ऑफशोर अकाउंट्स में रखा। अब जब ये पेंडोरा पेपर्स की बात हो रही है तो अब से ठीक तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 9:30 बजे ये तफसीलात सामने आएंगी कि किन किन के नाम इसमें हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें पनामा लीक से भी ज़्यादा इंकशाफात मुतवक्के हैं। किन के नाम आएंगे और फिर आगे क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड नमर शोएब साहब ने। नमर शोएब साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अम्मार मसूद साहब ने। अम्मार मसूद साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने। ब्रेलवी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अम्मार मसूद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स को लेकर? 9:30 बजे तफसीलात सामने आने का इंतज़ार है सबको, और यही कहा जा रहा है कि ये इसमें जो रेवलेशंस होंगी वो पहले से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ मालूमात मेरे ख्याल में नाजरीन को देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये 2 साल में इन्होंने तरतीब दी है ये रिपोर्ट, जिसे हम पेंडोरा पेपर्स के नाम से जानते हैं। इसमें तकरीबन 117 ममालिक शामिल हैं। 117 ममालिक के तकरीबन 150 के करीब मीडिया हाउसेज या अखबारात या चैनल्स न्यूज़ से जिनका ताल्लुक है वो उसमें शामिल हैं, और इसकी तैयारी में तकरीबन 2 साल लगे हैं। 1,19,000 फाइलें थी जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया है, और ये बहुत तमाम मुल्कों के लेवल पर फैली हुई माली बदउनवानियों का जिक्र है। हमें थोड़ा सा ज़रूर कंपैरिजन करना चाहिए कि जब पानामा पेपर्स आया तो उसके बाद हमारे यहाँ जो भौचाल मचा था उसका नतीजा ये हुआ कि एक वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से चलते बने। इमरान खान साहब ने, अगर आप ट्विटर पे देखिए तो उनका एक बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर चीमा ने ICIG के ज़रिए जो खबर दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इस खबर को गलत नहीं कह सकता। ये उस वक्त की बात है। अब जो इस कंसोर्शियम की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में ये बात बड़े वाज़े तौर पे की जा रही है। उमर चीमा साहब ने भी न्यूज़ पे जियो न्यूज़ पर बताया कि इसमें बहुत से पाकिस्तानियों के नाम हैं। तो ये नहीं है कि इसमें पाकिस्तानियों के नाम नहीं है तो पाकिस्तानियों का डेफिनेटली इंटरेस्ट इसमें बनता है। अब इस पे ये देखना है कि कुछ बड़े लोगों के नाम, और वो कोई भी हो सकते हैं, अगर नाम आ जाते हैं तो हमारा मीडिया इस पे किस तरह रिएक्ट करता है। माजी में जब इस तरह के पेपर्स आए थे तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया था। लेट्स सी कि अब किस तरह रिएक्ट करता है। उमर चीमा के साथ साथ इसमें नौजवान सहाफ़ी फ़खर हमीद साहब भी शामिल है, और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से इस रिपोर्ट की तैयारी में ठीक है, मदद अमार की मसूद साहब, गई जरा है। ये भी बताइएगा कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि पहली तो बात यही कह दी जाएगी ना कि जी ये तो एक मुहिम चलाई गई है और हम इसको नहीं मानते वगैरह वगैरह, इस तरह की बात भी सामने आएगी। जी, ये जो तफसीलात मैंने आपको बताई, ये इसीलिए बताई कि इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये फेक न्यूज़ है। इसलिए कि 117 ममालिक, 150 सहाफ़ती इदारे और दुनिया भर के तकरीबन 600 रिनाउंड जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर 2 साल काम किया है। तो आप इसको, जाहिर है पाकिस्तान के मीडिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको ये कह के आप बिल्कुल नहीं हटा सकते कि नहीं 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 ये तो फेक न्यूज़ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और ये इस तरह की नहीं। ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, और इसकी ऑथेंटिसिटी की सबसे बड़ी बात ये है कि जब पिछली दफ़ा ये पानामा रिपोर्ट आई थी तो इमरान खान साहब, जो कि रियासत मदीना के फिलवक्त सरबराह बने हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि उमर चीमा ने जो ICIG की रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये फेक है या प्रोपेगेंडा है, वो तो बिल्कुल गलत बात है। गलत। अभी हमें इतना इल्म है कि इसमें बहुत से पाकिस्तानियों का नाम है, ये नहीं पता कि वो पाकिस्तानी कौन से हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारी दुनिया में आज 9:30 बजे
जो है इस रिपोर्ट का इजरा किया जा रहा है। तो लेट्स सी। लेकिन बहुत सारे लोग जो खामखा थरथरा रहे, कांप रहे हैं, तो उसकी वजह नहीं समझ आ रही। और बहुत सारे लोग आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया पे खुद ब खुद अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वजाहतें हालांकि देना अभी शुरू कर दी। किसी जी, मैं उन किसी वजाहतों की का तरफ अभी आता हूँ। अमजद शुएब साहब की तरफ चलते हैं। अमजद शुएब साहब, पेंडोरा पेपर्स को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये वाकई में उससे भी पहले जो पनामा के इंकशाफात थे उससे भी बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंकशाफात तो लाजमन ज्यादा हैं, क्योंकि इसकी मिकदार भी ज्यादा है, तादाद ज्यादा है लोगों की, और बहुत बड़ा इंकशाफ होने जा रहा है। और दूसरा ये कि मैं, जैसे हमने पानामा पेपर्स के बारे में तस्लीम किया था कि वो बाहर से भी जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो दुरुस्त है, और पूरी दुनिया में उसको इसी तरह पजीराई हुई उसकी, तो इसके बारे में भी यही तसव्वुर होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये दुरुस्त है। अच्छी तरह इसकी रिसर्च करके, चेक करके उन्होंने सामने वो लेके आए हैं। अनलेस कोई शख्स जो इतराज करता है वो अपने कोई ऐसे शवाहिद दे के आए जिससे वो साबित कर सके कि ये जो रिपोर्ट है उसमें उसका नाम इसलिए शामिल है कि कोई गलती लगी है। लेकिन ये प्रोसेस फिर किसी अदालत के जरिए ही हो सकेगा। कोई ये नहीं कर सकता कि मीडिया पे ही हम आके ऐसे प्राइवेटली दिखाए कि जी ये कागजात मेरे हैं, लिहाजा हमने, आपको याद होगा कि मियाँ साहब के वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, कतरी खत था या दूसरा, वो नहीं तस्लीम हुआ, जी बिल्कुल। उनको जाली करार दिया गया। तो इसी तरह ये अदालती प्रोसेस से ही किसी का साबित होगा। जबानी क्लैरिफिकेशन जो है वो तो मेरा नहीं ख्याल के और कोई आप मानी समझते रखती हैं हैं। कि चाहे कोई ही क्यों ना हो, जिसका भी नाम सामने आए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात हमारे एंड पर होनी अच्छा, चाहिए, कोई कमीशन कायम होना खराबी चाहिए, इसमें ये है, चाहे वो खराबी स्टैब्लिशमेंट से ये क्यों है ना हो? कि जो पिछली लिस्ट आई थी उसमें सवाए मियाँ साहब के और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उस वक्त पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी नहीं किया, और उसके बाद ये अब गवर्नमेंट आ गई, इनके भी 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। पानामा के जो लीकेजेस थी उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। हालांकि वो, मैं समझता हूँ, ज्यादा एक प्रायोरिटी टास्क होना चाहिए था, क्योंकि उसमें तो वादे था कि लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स भी हैं और उनकी कंपनियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं चला, जो कि मैं समझता हूँ एक मायूस कुन चीज। ठीक, मुजाहिद बेलवी साहब आपकी तरफ आते हैं। इमरान खान साहब का जो एड्रेस है जमान पार्क का, उसी एड्रेस पर एक और एड्रेस भी है, मतलब सेम ही एड्रेस है हैरानकुन तौर पे, और नाम जो चल रहा है, और फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से वजाहतें भी देना शुरू कर दी गई हैं। अभी मुझे, आप तो सर यंग हैं, मुझे तो बस ये करप्शन के किस्से कहानियां सुनते हुए तो ये 30 बरस तो हो गए हैं। और चले आगे बढ़ जाते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये मिस्टर 10% कहा गया, वो आपका पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सदर हुआ। उसको जैसे उसे हल्फ लिया, उससे तमाम, उसने चीन के इतने दौरे किए कि पाकिस्तान के किसी मुल्क ने किए होंगे। उसने अमेरिका, मतलब ये कि जो सॉरी टू से, मैं इसे नहीं मानता कि अगर वाकई वो मिस्टर 10% होते तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वो सदर होते। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के बारे में जो जनरल साहब कह रहे हैं, पनामा, ये आज तक 3 साल हो गए। अभी पिछले हफ्ते इमरान खान साहब का, हम चंद साहबियों के साथ, गालिबन मुझे तो पहली बार बैठने का मौका मिला उनके पावर में आने के बाद, उनसे ये पूछा गया 3 साल में करप्शन करप्शन सुनते सुनते हमारे आपका बयानिया जो है वो सिफर हो गया। पूरे 1 साल में से जरदारी साहब एक पेशी हुई है, एक पेशी। शरीफ जो है वो जो थे उनके अपने सैकड़ों हजारों केस आपने नैब में खोल दिए। कुल अभी तक नैब दावा करती है कि 3 साल में उसने 497 अरब रुपए लिए हैं। आपको याद होगा अली कि कराची के एक मलिक डेवलपमेंट के केसेस में 1000 अरब रुपए मलिक रियाज पे लगे थे। जी हाँ। करते करते वो 600 अरब पे आ गया। 600 अरब में उसने सिर्फ 25 अरब रुपए अभी तक दिए हैं। वो शर्जील मेमन पे 560 अरब का है, डॉक्टर आसिम पे 560 अरब का है। खास आपको जो काम कर सकते थे उन्हें करप्शन के नाम पर उलझा दिया गया, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में चाहे मुजतमीद आप शामिल कर लें, मीडिया के लोग हों, साबिका जनरल या जज हों, और कोई भी तबके का ऐसा, क्योंकि नीचे से जब करप्शन एक हमारी प्रैक्टिस बन जाए, जब करप्शन को एक बुराई नहीं समझा है, जब करप्शन को एक ऐसा नहीं समझा है कि आप उसके साथ उठे ना बैठे, जब एक हम्माम में सब नंगे हो जाएं, और तहरीक इंसाफ में भी, हुकूमत में भी वही लोग आए जो इलेक्टेड थे, जैसे 30% पील पार्टी के थे, 40% नून लीग के थे,
आप क्या चौधरियों को जिनको वो कहते थे क्या क्या मैं इसको गधे से पकड़ूंगा, वो सब हुकूमत में शामिल है। उसके बाद मेरे आपके लिए, क्योंकि आज आपको मुझे भी कल भी मैं इस पे प्रोग्राम करूंगा, जो मुझे तो अच्छा एक मौजूद मिल गया। अब हम मीडिया एक हफ्ते से पीटते रहेंगे, भूल गए हम उन सब बातों को। डॉक्टर आसिम को भूल गए, शकील को भूल गए, 10% को भूल गए, मलिक रियाज को भूल गए, पनामा को भूल गए, उससे और भी निकाले, एवन फील्ड को भी भूल जाएंगे। अभी जो देखिए वो नया सर्टिफिकेट लेके आ गया, आपने कैसी तोखी लगाई, शरीफ राजान क्लियर चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। और अदालतें सिवाय इनके रिमार्क्स देने के अलावा, बयानात देने के अलावा, इन्होंने आज तक मुझे बताइए करप्शन पे किस बंदे को 14 साल कैद बमशक्कत दी हो? कोई भी नहीं। हालांकि किस बंदों को जो है वो कोई इनके से इनकी जायदादें जब्त की गई हों। वो इसाकदार मैंने सुना वो तो उन्होंने एसएलएम भी ले ली है। और तो बात ये है कि पाकिस्तान में करप्शन इशू ही नहीं है अब तो मैं लगता हूँ। तो यानी कि मौजूदा दौर में भी मुजाहिद साहब जहां पर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी वो कहीं बताया गया। अम्मार चीमा साहब, वो जो उमर चीमा साहब को कहा जाता है, छोड़िए जनाब, मीडिया में जो कुछ होता है बड़े बड़े ग्रुपों को, हाउसेस को, और जो बड़े बड़े, हमें नहीं पता वहाँ क्या होता है। 5,000 वर्कर तो आप निकाल देते हैं, 10 महीने से तनख्वाह देते हैं, उसके लिए आवाज नहीं उठती। सड़कों पे एक ग्रुप ने हमें लगा दिया सर, ओ तो बिल आ रहा है, साफ ही नहीं बोल सकता। भाई क्या नहीं बोल सकता, सब बोल सकते हैं। छोड़िए इस बातों को। तो आप ये बात कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं होगा 9:30 बजे, हमें तो इंतजार नहीं है कम से कम जब से मैंने सुना है, क्योंकि मैं 20 साल से तो हम सुन रहे हैं। सॉरी टू से अली, यही कि आप ये समझते हैं कि चूंकि अब हम इतनी ज्यादा करप्शन में से गुजर गए और जो करप्ट रहे हैं नासिर, वो आके हुकूमत भी करते रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही हमारे माशाल्लाह जज होते हैं, वही वो मांग रहे हैं, टैक्स लॉट मांग रहे हैं, कह रहे हमारा हक है। जनरल कहते हैं हमारा हक है कि जनाब हम जमीनें लेंगे। जाते हैं रईस शरीफ साहब को 1,40,000 रुपए कितने रुपए कहते हैं, वो तो लीगल ही है जनाब उनको जमीन मिलना। जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो सूबों में 44% बच्चे 15 पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ से हमारे गाँव में थर में जो है 18 खुशखुशियाँ हो जाती हैं। इस मुल्क में हमारे जब ये साहिब सदार लोग और साहिब हैसियत लोग और साहिब सरबत लोग और इन नोटों में बैठने वाले अरबों के पैसों को कहीं जस्टिफाई करें कि ये लीगली हमें मिलता है, शर्म आनी चाहिए इस बात पर। तो बिल्कुल ठीक है। मुजाहिद साहब, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे, तो जो आपने अभी बात की है इस पर मैं अमार मसूद साहब और जनरल शुएब साहब की राय लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अमार मसूद साहब, वक्फे से पहले मुजाहिद बेलवी साहब ने अपनी राय का इजहार करते हुए वो तो नाउम्मीद सुनाई दे रहे थे और उनका यही कहना है कि जी जो बैकग्राउंड उन्होंने बयान किया कि इतना कुछ होता है हमारे मुल्क में, जो इंतहाई करप्ट थे, जिनको मुख्तलिफ नाम भी दिए गए, उनकी करप्शन भी सामने आई, वो जाकर इक़्तिदार में भी बैठे और फिर ना सिर्फ के इक़्तिदार में तो हेड ऑफ द स्टेट भी बन गए। तो ये नाम अगर आ भी जाएंगे मजीद तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, पिछली दफा जब पनामा आया उसके ऊपर इतना शोर मचा कि नवाज शरीफ साहब को रुखसत होना पड़ा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ करप्शन का शोर बहुत पड़ता है और यकीनन होती भी होगी, लेकिन इस पे जो मीडिया ट्रायल होता है, जो एहतसाब होता है, वो सिर्फ सियासतदानों का होता है और उसमें से कुछ खबरें गलत भी होती हैं, कुछ खबरें दुरुस्त भी होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को करप्शन की बिना पर नहीं निकाला गया, उनको एक अकामे की बेस पर निकाला गया है। करप्शन का कोई सबूत अगर मिलता तो उस पर जरूर निकाला जाता। डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र किया तो उनके ऊपर, उनके जिम्मे जितने अरब रुपए लग गए हैं उतना सिंध का बजट नहीं था। और फिर इस तरह बेनजीर पे, आसिफ जरदारी पे अदालतें हमारे यहाँ मौजूद हैं और उनको ट्रायल करना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ डिक्टेटर्स जो होते हैं वो अपने मकसद के लिए ऐसे लोगों को यूज करते हैं। सियासतदानों का इस तरह ट्रायल, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिक्टेटर्स ही फैसला करवाते हैं और डिक्टेटर्स के जरिए ही ये फैसले हो रहे होते हैं? अदालतें भी जो फैसले कर रही होती हैं ये क्या डिक्टेटर्स के कहने पर कर रही होती हैं? लेट मी फिनिश। और उसमें मुझे यूं लगता है कि माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो आपकी बात की तायीद करती हैं और हमने ये देखा
मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि सियासतदानों का बहुत ज्यादा ट्राई हुआ, बहुत ज्यादा एहतसाब हुआ, कितनी हुकूमतें हमने जाते देखी और एक्चुअली फिर कुछ भी नहीं। अभी जैसे हालिया दौर में आप देख लीजिए, नैब जिस तरह जानवरों की तरह पकड़ पकड़ कर नून लीग के वुज़रा को और एमएनएस को अदालत जेलों में डाल रहा है। कोई साल रह के आया, कोई 1.5 साल रह के आया। ये केस जब अदालतों में पेश होते हैं, मीडिया पे शोर होगा मच चुका होता है, मीडिया ट्रायल हो चुका होता है, खा गए लूट के, और उसके बाद जब अदालतों में जाते हैं तो पता चलता है कि सबूत कोई भी नहीं। वैसे अमार तो मसूद इसका साहब, आप तजुर्बेकार आदमी हैं। आपने कहा मीडिया पे बहुत शोर होता है, मीडिया पे ट्रायल होता है, लेकिन आपने सारा आपके सामने है माजी के क्या कुछ होता रहा है। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो रोजाना ये लगता था कि आज गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और मीडिया पे क्या क्या कुछ नहीं हुआ पीपल्स पार्टी को लेकर। यही गुज़श्ता 5 सालों में, यानी कि सन 2013 से सन 2018 तक हुआ। तो क्या जो मीडिया पे शोर मचाया जाता है, जो मीडिया पे सवालात उठाए जाते हैं, उससे कोई फर्क भी पड़ रहा होता है? नहीं, देखिए, अगर मीडिया जेन्युइन सवाल उठाए ना, करें आसिम बाजवा की स्टोरी, जेन्युइन उसके सबूत मौजूद हैं, उसके पेपर मौजूद हैं। अहमद नूरानी ने बड़ी मेहनत से स्टोरी की हुई है, एक एक पेपर साथ लगा हुआ है। करे मीडिया सवाल उसके ऊपर? नहीं करेगा। नहीं, लेकिन सिर्फ अगर क्या आपको मीडिया ही मेरे करेगा अमार साहब? तो मीडिया ने ही सवाल करने हैं ना। दूसरी बात यह है कि जो एहतसाब नहीं हुआ हमारे यहाँ जुडिशरी में, अगर करप्शन हुई है, सबूत तो मेरे पास नहीं है, उनका एहतसाब नहीं हुआ। हमारा फौज का बड़ा मुकद्दस इदारा है, अगर वहां पे कोई करप्शन हुई है उसका एहतसाब नहीं हुआ। तो मुझे यूं लगता है कि हमने करप्शन और सियासतदान, ये दो लफ्ज इकट्ठे कर दिए। ये दो लफ्ज इकट्ठे नहीं है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी तरफ हमारा तसव्वुर नहीं जाता, जिसकी तरफ हमें बात करने की हिम्मत नहीं है, जिसकी तरफ हमें बात करने की इजाजत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को तख्ता मश्क ज्यादा बनाया जाता है। जब केस अदालतों में जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं निकलती, कोई ऐसी चीज प्रूव नहीं होती। तो पता चलता है कि ये जो करप्शन करप्शन का शोर बचता है, ये बुनियादी तौर पर एक इंतकाम होता है, और उस इंतकाम के जरिए आप सियासत हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करते हैं, सियासतदानों को बदनाम करते हैं, जमहूरियत को बदनाम करते हैं, पार्लियामान की हुर्मत को बुरा भला कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ, ये बिल्कुल मैं मुजाहिद ब्रेजी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की बातें बहुत शिद्दत से होती हैं। ठीक पॉइंट टेकन। अमजद शोएब साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपने मुजाहिद साहब को भी सुना और अमार मसूद साहब को भी। आपको कोई उम्मीद है कि इंसाफ होगा? अभी जैसा कि अमार मसूद साहब कह रहे थे कि करप्शन जो है इसको इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इस करप्शन के इल्ज़ाम को, तो क्या यही हकीकत है, यही कुछ हो रहा होता है हमारे मुल्क में, या करप्शन पे इसलिए बात हो रही होती है कि हम जेन्युइनली चाह रहे होते हैं कि करप्शन को खत्म किया जाए? देखिए, एक बात तो दुरुस्त है कि करप्शन, ये कहना कि नहीं हुई, वो तो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। करप्शन तो बेपनाह हुई है और उसके सबूत मौजूद हैं। अभी अमार बात कर रहे थे, हमारे मियां साहब वाहिद वो वजीर आजम है जिनको ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स दी थी। हालांकि कहते रहे कि हमारे पास सारे सबूत हैं। उन्होंने तो मीडिया में, टेलीविजन पे, स्क्रीन पे तकरीरें की कि जनाब जरूरत पड़ी तो सबूत सारे दिखाएंगे। अब जब मुकदमा चला तो कहा जी हमें तो पता ही नहीं किसके अपार्टमेंट है। अगर वो हुदैबिया का केस चल निकलता तो सागडार की स्टेटमेंट में तो वो तो सारा कुछ दिया हुआ था कि कहाँ क्या हुआ और कैसे पैसे बाहर गए। तो ये मेरा ख्याल है हम ज्यादती करते हैं कि किसी के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए अपने मुल्क का लुटा हुआ माल जो है उसके ऊपर हम पर्दापोशी करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सजा नहीं है। आप कहते हैं बड़े सियासतदानों को बनाया टारगेट। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मियां साहब के अलावा मुझे कोई बंदा बता दें जिसको सजा होगी, और होगी भी नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह है, अब भी नहीं होगी। पहले बात यह है कि शक भी, अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता है तो लगता भी इसी वजह से कि वो उनके पास सारे वसाइल होते हैं, जरा उनको वोट दे के आप बिठा देते हैं तो वो हुक्मरान है। हुक्मरान के पास जब इख्तियारात है तो वो उसको नाजायज इस्तेमाल कर सकता है। अगर जायज इस्तेमाल करे तो इल्जाम नहीं लगेगा। तो एक तो उसके ऊपर इल्जाम आना ही आना, जो भी हुकूमत में होगा, जिसकी भी होगी, अगर उसने कोई नाजायज किया है तो वो सियासतदान है तो सियासतदान होगा, अगर वो मिलिट्री रूलर है तो उस पर आ जाएगा इल्जाम। तो आपके पास वसाइल है। दूसरी बात यह है कि आफ्टर ऑल सबूत, आप कहते हैं जी सबूत नहीं है, सबूत तो सारे मौजूद हैं। जरदारी साहब के कंटेक्ट का जो केस था उसमें बाहर पैसा भी पड़ा हुआ था $60 मिलियन,
और वहां पे वो हार शार वो चीजें भी पड़ी हुई थी वहां डॉक्टर्स में, किधर गई? लेकिन केस नहीं चला सिर्फ इस वजह से कि वो हुक्मरान था, उसने वाजिद शमसुल हसन मरहूम को लगाया कि जो भी कागज चोरी करके ले जाओ, वो ले गया। जब यहाँ कागज पेश हुए तो नैब के पास फोटो कॉपियां थी, नैब ने फोटो कॉपी रखी, उन्होंने जज ने कहा जी हमें मंजूर नहीं है, चले जी केस बरी। पर बरी इस बात पे नहीं हुए कि कोई केस साबित नहीं हो रहा था या पैसा नहीं पता। आपको मुझे सबको पता है $60 मिलियन किधर गया, फिर वो लिया ना इन्होंने, निकाला और सारा कुछ इन्होंने किया। लेकिन आप जब केस चलाएंगे तो केस चलेगा नहीं। उदैर बलोच है, उसने 100 से ज्यादा कत्ल का केस उसने इतराफी बयान है उसके वीडियो पे, लेकिन उधर हुक्मरानी उनकी है, हुकूमत उनकी है, गवाह कोई नहीं नजदीक आ सकता, अदालत के नजदीक गवाह नहीं आने देते। वो एक केस दूसरा के 15 केसेस में से तो वो बरी हो चुका है कि जनाब गवाही नहीं। तो बरेलवी साहब जो बात कर रहे थे वो ये है कि आज ये करप्ट माफिया जो बार बार इलेक्ट होके आती है, जो सिर्फ उनको आगे अपनी औलाद ही नजर आती है कि इनकी यही होने चाहिए वजीर आजम, यही वजीर आला होने चाहिए, उनसे आगे उनको 22 करोड़ में कोई इंसान नजर ही नहीं आता। तो वो लोग जो है वो अपने ही मफादात को देख रहे हैं। ये सिस्टम उनका गुलाम हो चुका है। सिनेरियो में ये जो पेंडोरा पेपर्स की बात हो रही है, कोई जान नहीं जी, ये जो पेंडोरा पेपर्स की जो बात हो रही है, हमें इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। मिसालें दी थी, मैं और भी आपको मिसालें दे सकता हूं जहां ये सिस्टम जो है इसके अंदर वो ताकत नहीं है। इसमें हर महकमा, आज आप नादरा चले जाएं, जाली कार्ड बनाने सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्दों के पास है, जितने मर्जी पैसा दे बना दे। आज आप चले जाएं किसी कनेक्शन लेना, बिजली का, पानी का, कोई नक्शा पास कराना है, खुल के पैसे मांगते हैं, कहते पैसे दो भाई, जो जिसको बताना बताओ। तो सिस्टम जो है वो चल रहा है 100% करप्शन पे। बरेलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये माशरा करप्शन को बुरा समझते नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लिहाजा चल रहा है इस पे। लिहाजा किसी करप्ट को सजा देने का तसव्वुर तो है ही नहीं। उसमें अमार मसूद और ऐसे दोस्त हमारे कई आएंगे उनकी वकालत करने के लिए, क्योंकि ये उनकी अपनी जरूरत है। वरना तो सबको पता है कि भाई माल बने, लोगों ने लूटमार की है, तो झूठ बोल बोल के सारे अपना दिफा करते रहे। बट ठीक है, तो फिर हम भूल जाएं शोएब साहब ये पेंडोरा पेपर्स और इन सब का बात करना? भूलना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपके बस में नहीं है। जब पूरा निजाम करप्ट है, वो किसी को सजा देने को तैयार ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, मियां साहब पे केस चल रहा था, गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी, वो वजीर आजम नहीं रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है लुटा हुआ पैसा वापस लाना। वहां गवर्नमेंट लुटे हुए पैसे को लाने की बजाय जिसके ऊपर इल्जाम था उसके साथ खड़ी थी। इखलाकियात का ये जनाजा है। तो ये बस मुसीबत है, मुजाहिद साहब यहाँ पे इस मुल्क में। मुजाहिद साहब, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी, दिफा करते हैं जानते हुए कि सारा कुछ के मुल्क लुट गया है जी, बस यही कुछ होगा आगे। आपकी मुजाहिद बरेलवी साहब, आप तक अगर मेरी आवाज जा रही है? जी आवाज, जी बिल्कुल बिल्कुल अली जी। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो फिर क्या उन्होंने आपसे कहा जब आपने ये करप्शन को लेकर बात की कि जी अब इतने अरसे से आप करप्शन की बात कर रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा है? तो वही मैं जो आपसे कह रहा था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का, और वो मुझे बड़े डिप्रेस और बड़े वो लगे कि जनाब हाँ वाकई कि मैं 3 साल में जब कहा गया कि जनाब सिर्फ एक जरदारी को जो है एक पेशी हुई है साल भर में। मकसद ये कि जो इमरान खान मिस्टर क्लीन पर्सन, और वाकई मैं समझता हूँ कि जाती हैसियत में प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने एतराफ किया कि मैंने समझौते किए, उनसे समझौते कराए गए, उन्हें संजरानी को वोट दिलवाने पड़े, उनको मैं अब नाम लेना नहीं चाहूंगा कि कौन कौन पास जाओ, बलिस्तान गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जाम को करवाया गया, खुद उनकी कैबिनेट में कौन लोग बैठे हैं। अब मैं अगर नाम लूंगा, मेरे दोस्त है, बाद में मैं क्यों लूं जब उन्होंने खास साहब ने खुद ही बिठा दिया है। मैं आप मुझे कहते मैं नाम ले दूं फला सोमरो का, फला मिर्जा का। मैं जब गवर्नमेंट में खुद उन्होंने इन सब लोगों को बिठाला, फिर वही मैंने आप पूरी कैबिनेट उठा लें, इनमें कौन से नए को, एक हमारे दोस्त असद उमर को कह लें, चले जी नया कोई फेस कह लें, बाकी इनके जो नए फेस आए थे वो भी बाकी क्या कर रहे हैं वो भी हम सबको पता है। हम इसके नाम ने जब इमरान खान साहब ने उनको शेल्टर दिया, पनाह दी, सरपरस्ती की, उसके बाद क्यों सुर जाए भाई, समझौता करके छोड़ देना। प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है, वो जो कहा था मैं गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, मैं प्रेसिडेंट हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो जनाब जनरल साहब जानते हैं ये कुर्सी बड़ी अम्मार जी की बड़ी जालिम चीज होती है। जब SHO से लेकर IG खड़ा हुआ होता है, जब सिक्योरिटी की मौज होती है, जब वर्दियों वाले सलाम कर रहे होते हैं, जब बार प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, भूल जाते हैं जनाब। मैंने इमरान खान साहब से ये कहा, जनाब कभी एक रात आपने गुजारी कराची में,
आपको कराची के मसले कैसे पता चलेंगे जिसमें आपको 14 MNA और 22 MP 14 MNA दिए गवर्नमेंट खड़ी है। आपने एक रात तो गुजारी नहीं। आपको कराची का यही नहीं पता कि लांडी कहाँ है, कोरंगी कहाँ है, सोराब गोट कहाँ है। इलेक्शन में जरूर पता होगा। आप 3 साल में एक बार तो यहाँ रात को रहते नहीं है। आप लाहौर जरूर दरबार रहते होंगे। मकसद में भी कहना मकसद है लाहौर में नहीं रहते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्हीं लोगों के ट्रैप में आ गए जो इनके खिलाफ जिनको वो शिकार करना चाहते थे। और तो आज जब शिकारी उनका शिकार हो जाए तो फिर सॉरी टू से उनसे मुझे हमदर्दी है। बिल्कुल खान साहब से मैंने जैसे कहा कि जाती तौर पर क्लीन मिस्टर क्लीन है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की रियासत इतनी खोखली हो चुकी है, इतने उसके अंदर डीप रूटेड करप्शन के रूट्स आ गए हैं, इतने मफादात अंदर तक आ गए हैं कि इमरान खान क्या अली मुमताज आपको जनरल साहब हम जो इतनी बड़ी तकरीरें करेगा हमें भी बिठाया जाएगा। आप देखिएगा एक हफ्ते बाद के अंदर आपकी कॉल भी ना सुनूंगा अगर मैं कुछ हो जाऊंगा। मुझे अच्छा इसी पॉइंट पे जी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो विल कंटिन्यू डिस्कशन, और जो मुज़ाकरात की बात हो रही है तालिबान से उस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए तालिबान से जो मुज़ाकरात की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में की उस पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमीर शुएब साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। ये कल भी प्रोग्राम में सवाल उठाया गया था और बड़ा वैलिड था कि तफसील सामने आनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि कौन से ग्रुप्स हैं जिनसे हमारे ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, और क्या वो जो ग्रुप्स हैं कभी वो इन्वॉल्व रहे हैं मुख्तलिफ हमलों में जिसमें हमने 80,000 हमारी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। और यकीनन दिल खून के आंसू होता है और दुख होता है कि जब एक आम पाकिस्तानी तक ये खबर पहुंचती तो पहला रिएक्शन ये होता है कि जिन्होंने हमारे साथ ये किया या जिसकी वजह से हमारे मुल्क का अमन जो है वो दाव पे लगा, हम उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 5-6 हजार लोग बागी हैं जो कि 22 करोड़ का मुल्क, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स लेके आते हैं अपने वोटों से, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन 22 करोड़ लोगों ने एक अप्रूव किया हुआ है जिसको वो दिफा करते हैं, उनको 5-6 हजार लोग जो हैं वो डिक्टेट करना शुरू किए एक आइडियोलॉजी के बुनियाद पे, और फिर वो बंदूक की नोक पे आपकी जिंदगियां जीवन करें। वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन यहाँ कई इश्यूज हैं। अब ये क्रिटिकल फैसला, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने कह के तो एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जबकि ये बड़ा प्रीमेच्योर है। अभी जब मेरी तरह जहां तक है, मैंने दाएं बाएं से पता करने की कोशिश की है, तो अभी तक हुकूमत डायरेक्ट बात भी नहीं कर रही। तो वो कोई दरमियान में इंटरलॉक्यूटर्स हैं या आप कह लीजिए कि गो बिटवीन, जो कि पैगाम रसानी वगैरह कर रहे हैं, और बात पहले ही शुरू हो गई। नेचुरली उसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी बहस खुल गई यहाँ पे। और ये इमोशनल किस्सा है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे या जिनके जो कफालत करने वाले वो मारे गए, वो खानदान बर्बाद हो गए। वो तो हुकूमत से कहेंगे कि जनाब हम इंसाफ मांग रहे थे, आपने उल्टा मुजरमों को माफी देनी शुरू कर दी। तो है ये कि ये सिलेक्टिव बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे गालिबन ये फैसला होगा। लेकिन जब भी कोई थोड़ी बहुत बातचीत चली और कोई चीजें सामने आई, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये पार्लियामेंट में जाएगा, क्योंकि उसके बगैर ये। लेकिन अमीर शुएब साहब, इससे तो ये जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान है कि अगर गवर्नमेंट ने अभी तक खुद डायरेक्ट मुज़ाकरा, मैं समझता हूँ अभी जल्दी था, उनको ये बयान देना नहीं चाहिए था। ये गैर जिम्मेदाराना कह लीजिए, क्योंकि असल बात ये है कि जब बातचीत किसी ने, और उनको भी आप छोड़िए, पहले प्रेसिडेंट ने कहा, फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। बिल्कुल। यानी हर आदमी जो है वो परेशान कर रहा है कि मैं जल्दी से कुछ कह दूं, जबकि हकीकतन कोई भी इनमें से इस पोजीशन में नहीं कि वो वजाहत दे सके कि आपने क्या बात की है, किससे की है, किसी से हुई है बातचीत या नहीं। ये हो सकता है कि अफगान तालिबान ने इनको ये कहा हो कि आप इनसे बातचीत करें, और क्योंकि हमने भी आके अपने मुल्क में सबको माफी दी है। लेकिन हमारा हक है कि हम अफगान तालिबान से कहें कि जनाब आपने गारंटी दी थी इंटरनेशनल उसमें दोहा एग्रीमेंट में कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी जी। हम बातचीत करें ना करें, आपकी गारंटी मौजूद है, और आप इन लोगों को या हमारे हवाले करें या इनको ये हरकत ना करने दें। तो ये तो है ये इसकी असूली कंडीशन। लेकिन दूसरी तरफ हुआ ये है कि मसलन एपीएस के जो 3 लोग थे जो पकड़े गए, जिनको इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पकड़ा, जो फैसिलिटेटर थे,
उनको पेशावर हाईकोर्ट ने माफी दे दी। अब यहाँ पे हुआ ये है कि 230 के करीब लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी, उम्र कैद और सजाए मौत थी, उनमें से 130 से ज्यादा लोग जो हैं वो पेशावर हाईकोर्ट ने बरी कर दिए। अब अगर वो छूट के वापस फिर आपके ऊपर ही हमले करते फिरे और मतलब ना इंसाफ का सिस्टम आपका चल सके, मिलिट्री कोर्ट्स आपने वैसे खत्म कर दिए, तो बाकी तो फिर यही है कि मैं अमार मसूद साहब की तरफ जाने से पहले आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, अमजद शोएब साहब, तो अदालती निजाम को भी ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। फौज क्या मुज़ाकरात के हक में है? आपकी इतलात क्या कहती हैं? क्या चीज? क्या फौज मुज़ाकरात के हक में है? नहीं, फौज ने तो इन पे छोड़ा। फौज ने कहा जी ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम लड़ाई के लिए तैयार। ठीक। फौज का जवाब ये है कि हम जंग रोक नहीं रहे, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं और करते जाएंगे, करते रहेंगे। फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट जो हुक्म करेगी उसका। लेकिन फौज की तरफ से ये भी तो कहा जा सकता था ना अमजद शोएब साहब कि हम क्या जाके जवाब देंगे शोहदा की फैमिलीज को, उन जवानों की फैमिलीज को जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं। लेकिन वो सबके लिए है। ये चीज तो एक कॉमन है जो कि आप एपीएस के लोगों को देख लें जी, मैंने उनकी माओ के इंटरव्यू सुने हैं, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस काम के लिए। सो नेचुरली ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, सिर्फ फौज के लोगों की नहीं। ये तो आपका कौमी 80,000 लोग जो मारे गए उसमें 6,000 7,000 आर्मी के थे, तो बाकी तो बेचारे सारे सिविलियन थे। बिल्कुल ठीक। अमार मसूद साहब, आपकी क्या राय है मुज़ाकरात को लेकर? जी देखिए, बात ये है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। CNN पे आप देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि इमरान खान वजीर आजम नहीं है, वो इस्लामाबाद के मेयर भी नहीं है, और उसके बहुत सारे शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। तालिबान के एक लीडर, और वो भी टॉप लीडर नहीं, दूसरे दर्जे के लीडर, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक कठपुतली है। तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलनी चाहिए कि अगर इमरान खान, चूंकि उन्हें कोई खारजा पॉलिसी का इल्म नहीं है, ना इदराक है, ना उनकी इस तरह की तालीम है, उन्हें तो बिठा दिया गया है एक जगह पर, और वो उस पे जो कठपुतली की तरह जो हुक्म मिलता है, जो व्हाट्सएप आता है, उसके ऊपर अमल करते हैं। तो अगर किसकी तरफ से हुक्म आता है अमार मसूद साहब? किसकी तरफ से हुक्म आता है? एस्टैब्लिशमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट का तो बता दिया अमजद शोएब साहब ने कि पॉलिटिकल डिसीजन है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो यही कहा गया है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर बात करना चाहते हैं। देखिए, ये नहीं कहते कि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं, हमारी सारी तारीख उठा लें, सियासत में अमल दखल है, तो वो स्टेटमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। अगर इमरान खान साहब ने ये बात कही है तो यकीनन उन लोगों की तरफ से, उन लोगों की मर्जी से कही गई होगी जो इमरान खान को लाए हैं और जो बेसिकली इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं, जिनके दिल में बहुत हमदर्दियां जोश मार रही हैं तालिबान की, जो वहां पर जाकर विजिट भी करते हैं, चाय भी पीते हैं और कहते हैं एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। तो ये उनके मसाइल हैं, ये इमरान खान का तो मसला नहीं है। इमरान खान का तो मसला इतना सिंपल है कि उन्हें ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि वो कल को कह देंगे मैंने ये बयान गलती से दिया था, लोग उस पर ही मान ले आएंगे। वो तो वो शख्स है जो कहते हैं कि जापान और जर्मनी की सरहद एक थी। कुछ भी कह सकते हैं ना, अगले दिन वो कहेंगे कि नहीं भाई इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग अब इसके आदी हो गए हैं। तो आप इतनी संजीदगी से अगर इमरान खान के बयानात पर बात करने लगे हैं तो जरा देख, मतलब जो बंदा अपनी काबीना के मिनिस्टर नहीं लगा सकता। अमार साहब क्या करें, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इज अ डमी। उनको रखा गया इस मकसद के लिए, वो एक ड्रामे में एक किरदार अदा कर रहे हैं। राइट। मुजाहिद बेलवी साहब आपकी तरफ आते हैं, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू जी। देखिए, मैंने अभी जो प्राइम मिनिस्टर का जो देखा था, जो उनका एक अपॉलोजेटिक स्टेटमेंट आया उसके सिलसिले में, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई तो उसमें लगा कि वो अपॉलोजेटिक थे। उनका ये कहना था कि जनाब हमें तालिबान से को वक्त देना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जो कुछ कहा है मैं उसको फॉलो ही करूंगा। सॉरी, क्या करेंगे, दोबारा किएगा? मुजाहिद साहब की लाइन डिस्कनेक्ट होगी। बालाजी, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना होगा। अमार मसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।